हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीप नीट अकेडमी। पीवाईक्यू सीरीज़ हमारी स्टार्ट हो चुकी है। फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आइए नेक्स्ट चैप्टर हम करते हैं मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। पीवाईक्यू सीरीज़ आप सभी जानते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको उसे लास्ट तक देखना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप सेशन पे नए हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, सेशन को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट करना ना भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एंड इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, स्तनधारियों में शुक्राणु बंधन के ग्राही कहाँ उपस्थित होते हैं? इसका ऑप्शन ए है पीतक झिल्ली पर, ऑप्शन बी है परिपीतक अवकाश, ऑप्शन सी है जोना पेलिसोडा, ऑप्शन डी है कोरोना रेडिएटा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। जोना पेलिसोडा पर जो है शुक्राणु के ग्राही जो है वो उपस्थित होते हैं। ठीक है, स्तनधारियों में शुक्राणु के बंधन के ग्राही कहाँ होते हैं? अंडाणु के जोना पेलिसोडा परत पर। चलिए ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। मानव में प्रसव के आरंभ के लिए निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण अवयव नहीं है? तो ऑप्शन ए है प्रोस्टाग्लैंडिन का संश्लेषण, ऑप्शन बी है ऑक्सीटोसिन का मोचन, ऑप्शन सी है प्रोलैक्टिन का मोचन, ऑप्शन डी है एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन के अनुपात में वृद्धि। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मानव की प्रसव के आरंभ में, जब प्रसव आरंभ होता है तो कौन सा जो अवयव है वो महत्वपूर्ण नहीं होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रोलैक्टिन का मोचन जो है वो प्रसव के दौरान जो है वो महत्वपूर्ण नहीं होता है। ठीक है, ये दुग्ध का स्राव करता है, इसके लिए ये जो है प्रसव के दौरान महत्वपूर्ण नहीं होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सगर्भता के उत्तरार्ध की अवधि में कौन रिलैक्सिन हार्मोन को स्रावित करता है? तो आइए देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए है पीत पिंडक, ऑप्शन बी है भ्रूण, सी है गर्भाशय एंड डी है ग्राफी पुटक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सगर्भता के उत्तरार्ध की जो अवधि होती है उसमें रिलैक्सिन हार्मोन जो है वो स्रावित करता है। ऑप्शन नंबर ए पीत पिंडक को रिलैक्सिन हार्मोन जो है वो स्रावित करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, द्वितीयक अंडक का अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण होता है? ऑप्शन ए है संभोग के समय, ऑप्शन बी है युग्मज बनने के बाद, ऑप्शन सी है शुक्राणु एवं अंडाणु के संलयन के समय, ऑप्शन डी है अंडोत्सर्ग से पहले। तो जो द्वितीयक अंडक होता है उसमें अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण कब होता है? तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन जो है वो पूर्ण होता है शुक्राणु एवं अंडाणु के संलयन के बाद। ठीक है, द्वितीयक अंडक में अर्धसूत्री विभाजन कंप्लीट हो जाता है जब शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास? हमें नीचे 2 कथन दिए गए हैं, आइए कथन पढ़ते हैं। कथन पहला है, शुक्रवाहक शुक्राशय से एक वाहिनी प्राप्त करता है और मूत्र मार्ग से स्खलनीय वाहिनी के रूप में खुलता है। कथन नंबर सेकंड है, सर्विक्स की गुहा को सर्विकल नाल कहते हैं जो योनि के साथ जनन नाल बनाती है। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 सत्य है, ऑप्शन बी है दोनों कथन 1 एवं 2 सत्य है, सी है दोनों कथन 1 अथवा 2 असत्य है, ऑप्शन डी है कथन पहला सत्य है लेकिन कथन दूसरा जो है वो असत्य है। तो आइए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? शुक्राशय जो है शुक्रवाहक से एक वाहिनी प्राप्त करता है जो मूत्र मार्ग से स्खलनीय वाहिनी के रूप में खुलती है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। जो शुक्रवाहक होता है वो क्या करता है? शुक्रवाहिनी से शुक्राशय से एक वाहिनी प्राप्त करता है। ठीक है, घूम के एक वाहिनी जाती है जो कि मूत्र मार्ग से स्खलन वाहिनी के रूप में खुलती है। ठीक है, और सेकंड जो है सर्विक्स की गुहा को सर्विकल नाल कहते हैं जो कि योनि के साथ जनन नाल बनाती है। तो जो सर्विक्स होती है वो योनि के साथ मिलकर जनन नाल बनाती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इसके जो दोनों कथन है वो सही है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कथन पहला और कथन दूसरा दोनों सत्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन करें। स्तंभ ए है हमारे पास, स्तंभ 1 और स्तंभ 2 दिए गए हैं, तो आइए इनका मिलान करते हैं। ए में है अपरा फर्स्ट एंड्रोजन, बी जोना पेलिसोडा मानव जरायु गोनेडोट्रोपिन, सी है वल्वो यूरेथ्रल ग्रंथियाँ, थर्ड है अंडाणु की परत और डी है लीडिंग कोशिकाएं और
आपका फोर्थ है शेषनिका स्नेहक। तो आइए इसका मिलान कर लेते हैं। अपरा क्या होगा, तो अपरा होगा मानव जरायु गोनाडोट्रोपिन। तो ए का क्या हो जाएगा, सेकेंड। ठीक है, जो ना पैलोसोडा क्या होती है, ये अंडाणु की परत होती है, तो इसका हो जाएगा थर्ड। ठीक है, बी का हो जाएगा थर्ड। और बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि जो होती हैं वो क्या होती हैं, ये श्वसन को स्नेहक प्रदान करती है, तो सी का हो जाएगा फोर्थ। और डी लीडिंग कोशिकाएं क्या होती हैं, ये एंड्रोजन स्राव करती हैं, तो इसका डी का हो जाएगा फर्स्ट। तो हमारे पास क्या ऑप्शन बना, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट। आइए ऑप्शन से मैच करते हैं, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, आइए कथन पढ़ते हैं। कथन फर्स्ट है, शुक्राणुओं का शुक्रजनक नलिका से मोचन को स्पर्मिएशन कहते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है ये है करेक्ट है। ठीक है, शुक्राणुओं का शुक्रजनन नलिका से मोचन को हम स्पर्मिएशन कहते हैं। और स्टेटमेंट सेकेंड है, ये क्या कह रहा है, शुक्राणु जन से शुक्राणु बनने की प्रक्रिया है, यानी स्पर्मिएशन है। ठीक है, ऊपर दिए गए कथनों के प्रकाश में निम्न विकल्पों में से एक उचित विकल्प को चुनते हैं। तो आइए ऑप्शन ए कहता है कि कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं। ऑप्शन बी है कथन 1 सही है लेकिन कथन दूसरा जो है वो गलत है। ऑप्शन सी है कथन 1 गलत है लेकिन कथन जो दूसरा है वो सही है। और डी जो है, ऑप्शन डी है कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। तो एक सेकंड हम देखते हैं। कथन 1 जो है वो हमारा क्या है, शुक्राणुओं का शुक्रजनन नलिका से मोचन को स्पर्मिएशन कहते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो गया। ठीक है, शुक्राणुओं का शुक्रजनक नलिकाओं से, ठीक है, स्पर्मेटोसाइट से मोचन को स्पर्मिएशन कहते हैं। ये क्या करते हैं, सर्टोली कोशिकाओं में शुक्राणु का हेड इवेंटेड हो जाता है, तो ये जब वहाँ से रिलीज होता है तो उसको हम स्पर्मिएशन कहते हैं। ठीक है, सेकंड है आपका शुक्राणु जनन, शुक्र जनन जन से शुक्राणु बनने की प्रक्रिया। तो ये स्टेटमेंट है गलत। ठीक है, ये गलत हो जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होता है। कथन 1 सही है लेकिन कथन जो दूसरा है वो गलत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नर जनन तंत्र में शुक्राणु कोशिकाओं के परिवहन के सही क्रम का चयन करिए। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है, हमें शुक्राणुओं का क्या बताना है, परिवहन का सही क्रम बताना है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है वृषण से अधिवृषण, अधिवृषण से शुक्रवाहिकाएं, शुक्रवाहिकाओं से शुक्रवाहक स्खलिनी वाहिनी, और वक्षनाल, फिर मूत्रमार्ग से होते हुए यूरेथ्रल मिएटस। ऑप्शन बी है वृषण से होते हुए अधिवृषण, अधिवृषण से होते हुए शुक्रवाहिकाएं, से होते हुए वृषण जालिकाएं, फिर वृषण वक्षनाल में और फिर मूत्र मार्ग में। ठीक है, वृषण नाल है ये। ठीक है, फिर सी है हमारा शुक्रजनक नलिकाएं से होते हुए वृषण जालिका, वृषण जालिका से होते हुए शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका से होते हुए असर अधिवृषण से जाएगा शुक्रवाहक में, और फिर उससे स्खलन वाहिनी से होते हुए मूत्रमार्ग, और लास्ट में ये मिएटस, यूरेथ्रल मिएटस। तो डी हमारा ऑप्शन रहेगा, शुक्रजनक नलिकाओं से होते हुए शुक्रवाहक वाहिकाएं, अधिवृषण, फिर वक्षनाल और फिर मूत्रमार्ग से बाहर। तो इसका सही जो क्रम होगा, ये नीट का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, रिपीट होता रहता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। सबसे पहले जो शुक्राणु है वो शुक्रजनक नलिका से होते हुए वृषण जालिका में जाता है, वहाँ से शुक्रवाहिकाएं, ठीक है, शुक्रवाहिका से होते हुए बास डिफरेंस से होते हुए एपिडिडाइमस में जाता है, यानी कि अधिवृषण में जाता है, फिर बास डिफरेंस में जाता है, यानी शुक्रवाहक से होते हुए स्खलिनी नलिका से, मूत्रमार्ग से होते हुए यूरेथ्रल मिएटस से में प्रवेश करता है। ठीक है, तो ये हमारा शुक्राणुओं का परिवहन का सही क्रम हो गया। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सगर्भता को बनाए रखने के लिए अपरा कौन से हार्मोन जो है वो स्रावित करती हैं। ऑप्शन ए है HCG, HPL, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। ऑप्शन बी है HCG, HPL, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन और ऑक्सीटोसिन। सी है HCG, HPL, प्रोलैक्टिन और प्रोजेस्टेरॉन। ऑप्शन डी है HCG, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। तो क्या है, सगर्भता को बनाए रखने के लिए जो अपरा जो है वो हार्मोन को स्रावित करती है, वो कौन कौन से हार्मोन होते हैं।
तो आइए करेक्ट आंसर देख लेते हैं। ये ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन प्रोलैक्टिन और प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, ये जो है करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए HCG, HPL, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन ये प्रसव के दौरान रिलीज करती है, अपरा द्वारा रिलीज नहीं होता, ये हाइपोथैलेमस के द्वारा रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए है और दूसरा कारण आर है। तो आइए कथन पढ़ते हैं। कथन ए है कोरकपुटी के अंतरोपण के लिए गर्भाशय जो अंतःस्तर आवश्यक होती है। ठीक है, तो कथन ए जो है वो क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्या कह रहा है, कोरकपुटी के अंतरोपण के लिए गर्भाशय की जो अंतःस्तर है वो आवश्यक होती है। ठीक है, कोरकपुटी के अंतरोपण यानी कि जो भ्रूण में जो परिवर्तन होते हैं, तो जो अंतरोपण के लिए कौन सी जो परत होती है वो आवश्यक होती है, अंता परत। ठीक है, ये आवश्यक होती है, तो ये जो है ये करेक्ट हो गया ऑप्शन आर। देखते हैं रीज़न क्या कहता है। रीज़न कह रहा है निषेचन की अनुपस्थिति में पीत पिंडक का ह्रास होता है जिसके कारण अंतःस्तर का विखंडन हो जाता है। तो जब निषेचन अनुपस्थित होता है यानी कि अंडाणु जो है वो निषेचित नहीं हुआ है, उस अवस्था में क्या होता है, जो पीत पिंडक होता है कॉर्पस ल्यूटियम उसका ह्रास हो जाता है। ठीक है, और उसके ह्रास होने से क्या होता है, अंता परत जो होती है वो विखंडित होती है, जिससे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टार्ट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों ही सही हैं। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए असत्य है लेकिन आर सत्य है, ऑप्शन बी है ए आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर जो है वो एक ही सही व्याख्या नहीं करता है, ऑप्शन सी है ए और आर दोनों सत्य हैं एवं आर जो है वो एक ही सही व्याख्या नहीं करता, डी जो है ए सत्य है लेकिन आर असत्य। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए आर दोनों जो है वो सत्य हैं लेकिन ये एक दूसरे की जो है व्याख्या नहीं करते। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, स्तनधारी भ्रूण की भ्रूणवाह झिल्ली उल्व किससे बनी होती है। तो जो भ्रूण की बाह्य झिल्ली होती है उल्व वो किससे बनी होती है, इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर, बाह्य त्वचा और मध्य जनस्तर से बनी होती है। जो भ्रूण होता है उसकी जो भ्रूण बाह्य झिल्ली होती है वो किससे बनी होती है, बाह्य त्वचा एवं मध्य जनस्तर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्न में से मादा जनन चक्र के विषय में कौन से कथन सही है। तो ऑप्शन ए स्टेटमेंट देख लेते हैं। गैर प्राइमेट स्तनधारी मादाओं में जनन के दौरान चक्रीय परिवर्तन को एस्टस चक्र कहते हैं। बी है प्रथम ऋतुस्राव चक्र यौवन आरंभ पर शुरू होता है जिसे रजो निवृत्ति कहते हैं। और सी है ऋतुस्राव की अनुपस्थिति जो है वो सगर्भता का सूचक है। डी है चक्रीय ऋतुस्राव रजो दर्शन से रजो निवृत्ति तक होता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से उचित उत्तर का चयन करो। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास। ऑप्शन ए है केवल ए सी डी सही है, ऑप्शन बी है केवल ए डी सही है, ऑप्शन सी है केवल बी डी सही है, ऑप्शन डी है केवल ए बी सी सही है। तो आइए करेक्ट आंसर देख लेते हैं क्या क्या हमारे पास करेक्ट होगा। तो गैर प्राइमेट जो स्तनधारी होते हैं उनमें मादाओं के जनन के दौरान जो चक्रीय परिवर्तन होते हैं उसे एस्टस चक्र नहीं कहते, ये गलत हो गया। ठीक है, और प्रथम ऋतुस्राव चक्र यौवन आरंभ पर शुरू होता है जिसे रजो दर्शन कहते हैं, रजो निवृत्ति नहीं कहते। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट जो है प्राइमेट या गैर प्राइमेट है ना स्तनधारी, तो ये वाला सही है। सॉरी फर्स्ट ए वाला सही होगा, बी वाला गलत होगा, इसे रजो निवृत्ति नहीं रजो दर्शन कहते हैं। और सी है ऋतुस्राव की अनुपस्थिति सगर्भता का सूचक होती है, तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। डी है चक्रीय ऋतुस्राव रजो दर्शन से रजो निवृत्ति तक होता है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी जो है वो करेक्ट होता है। करेक्ट ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक है योनिच्छेद की उपस्थिति या अनुपस्थिति कौमार्य का विश्वसनीय सूचक नहीं है, और कथन सेकंड है योनिच्छेद केवल पहले संभोग के दौरान ही फट जाता है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है कथन 1 और 2 दोनों जो है असत्य हैं, ऑप्शन बी है कथन 1 सत्य है लेकिन कथन दूसरा जो है असत्य है, सी है कथन 1 असत्य है लेकिन कथन दूसरा जो सत्य है, डी है दोनों कथन 1 और 2
सत्य हैं। तो आइए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो पहला स्टेटमेंट है वो सत्य है, ठीक है, ये विश्वसनीय सूचक नहीं होता है, और ये वाला गलत है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। पहला कथन सही है लेकिन दूसरा जो है वो असत्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शुक्राणु के परिवहन के पथ को सही रूप में बताता है? तो ए है वृषण जालिका, शुक्रवाहक, अपवाही नलिकाएं, एपिडिडाइमस। बी है अपवाही नलिका वाहिनिकाएं, वृषण जालिका, शुक्रवाहक, एपिडिडाइमस। सी है वृषण जालिका, अपवाही वाहिकाएं, एपिडिडाइमस, शुक्रवाहक। डी है वृषण जालिका, एपिडिडाइमस, अपवाही वाहिनिकाएं, शुक्रवाहक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर, वृषण जालिका, वाहिनिकाएं, एपिडिडाइमस और शुक्रवाहक, ठीक है। ये शुक्राणु के परिवहन का पथ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कॉलम 1 और कॉलम 2 के बीच मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही विकल्प का चयन करिए, ठीक है। तो आइए हम मैच द फॉलोइंग करते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मोन्स प्यूइस क्या है, ये देख लेते हैं। मोन्स प्यूइस जो है ये मादा बाह्य जननेंद्र है, ठीक है। एंट्रम क्या होती है? एंट्रम जो है वो ग्राही पुटक होती है, ठीक है। एंट्रम क्या होती है? ग्राही पुटक होती है। और सी का क्या होगा? ट्रोफेक्टोडम, ये क्या है? ये है भ्रूण का बनना। और निवेन कर्ण जो होती है ये संरचना शुक्राणु में पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का हमारे पास होगा फर्स्ट और डी का हमारे पास होगा सेकंड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड के ऑप्शन ये दिए गए हैं। क्या है हमारा करेक्ट? थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। चलिए आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में PYQ सेशन के साथ। इसी तरह बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हमें PYQ में हमारे पास हैं। तो आप इस सेशन को सीरीज को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, इसे पूरा देखिएगा, इसके सारे चैप्टर्स देखिएगा। हम इसमें कंप्लीट बायोलॉजी करने वाले हैं। 12th से हमने स्टार्ट किया है, 11th भी हम फिनिश करेंगे एग्ज़ाम से पहले। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर देखिएगा, मस्ट वॉच। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।